सो हम इस चैप्टर के अंदर यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर हम देखने जा रहे हैं डायमेंशन को, ठीक है ना। तो हम समझेंगे कि यार ये डायमेंशन होता क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो सीधी भाषा में बात करें ना, तो डायमेंशन बेसिकली कहता है, क्या कहता है कि ये बहुत सीधी भाषा में कहता है कि भाई क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल, कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन। डायमेंशन कहता है कि भाई क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल। मैं समझाऊंगा आपको थोड़ी देर में, 2 मिनट में समझा दूंगा आपको मैं। जैसे मैंने कहा आपको, देखो समझना, पहले डायमेंशन के लिए कुछ सिंबल समझ लो पहले। कहीं पर अगर मास लिखा हो ना, तो मास के लिए m इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। और कहीं पर लेंथ मतलब डिस्टेंस लिखा हो, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम l इस्तेमाल करते हैं। और कहीं पर टाइम लिखा हो, टाइम, तो टाइम के लिए हम t इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ सिंबल्स ऐसे याद कर लो। अब डायमेंशन एक वर्ड होता है, तो प्यारे बच्चों डायमेंशन कहता है क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल। क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल, इसका कहने का मतलब क्या है, मैं कहने का मतलब समझाता हूं आपको, देखो ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा मेरे को ना एरिया की बात करनी, एरिया। तो आप कहते हो सर एरिया ना लेंथ इंटू विड्थ होता है। अगर लेंथ की बात, एरिया की बात करें तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, पता ना आपको। जब एक साइड को दूसरे साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। अब साइड मतलब डिस्टेंस, लेंथ, और दूसरा भी क्या होगा, लेंथ ही होगा ना, डिस्टेंस तो लेंथ ही होता है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे L इंटू एल। तो हम बोलेंगे एरिया होता है L इंटू एल। तो हम बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। अब L स्क्वायर का क्या मतलब है कि L इंटू एल है ना। मतलब अगर आप समझना, देखो डायमेंशन क्या बता रहा है, डायमेंशन बता रहा है कोई क्वांटिटी कितनी बार मल्टीप्लाई में है। डायमेंशन बेसिकली बताएगा क्वांटिटी एंड इट्स मल्टीपल। मेरी बात समझ पा रहे हो कि जैसे मैंने कहा, जैसे मैं अब आपको और एग्जांपल देता हूं, देखो एग्जांपल समझना, अभी और समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा वॉल्यूम, बहुत रफ भाषा में बता रहे हैं हम, और डायमेंशन का मैं फिजिकल मीनिंग भी बताऊंगा कि रियल लाइफ में इसका क्या मतलब होता है। पहले वेट करते हैं। जैसे वॉल्यूम मैं कहूं तो वॉल्यूम पता क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जब भी कोई डिस्टेंस की बात हो, लेंथ की बात हो, लंबाई चौड़ाई, सबके लिए एल ही इस्तेमाल करना है। मेरी बात समझे। तो आपको पता ना मैं एल इंटू एल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि साइड ही लेंथ होता है ना। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। वैसे बोलने को बोलते हैं हम कि लेंथ, विड्थ और हाइट, पर है तो सभी डिस्टेंस। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम होगा एल इंटू एल। तो हम बोलेंगे भैया देखो, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वो हो गया एल क्यूब। तो डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, तो हम बोलेंगे भाई डायमेंशन पता है कितना है, डायमेंशन है एल क्यूब, यानी 3 डायमेंशन है। वॉल्यूम के अंदर एल 3 बार है। मैं आपको और बताऊंगा कि डायमेंशन का क्या मतलब है अपने हिसाब से। देखिए डायमेंशन आपको ये बताता है किसी फॉर्मूले में जो भी आप फॉर्मूला लिखते हो, किसी फॉर्मूले में कौन कितनी बार आया है, किसी फॉर्मूले में कौन कितनी बार आया है, ये डायमेंशन इंडिकेट करता है। अब तुम बोलोगे सर कुछ एग्जांपल से समझाओ, ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा है। और सुनो देखो, जैसे मैं आपसे कभी बोलूंगा कि भाई स्पीड क्या होता है मुझे बताओ, मैं आपसे बोलता हूं प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों स्पीड क्या होता है, स्पीड, तो आप बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टेंस के लिए ना आप एल इस्तेमाल करते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, डिस्टेंस के लिए एल, और टाइम के लिए आप टी इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायमेंशन है। हम बोलेंगे स्पीड की डायमेंशन ये है, डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है। मेरी बात समझे। स्पीड की जो डायमेंशन है वो एल बाई टी है, एल बाई टी। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग ऐसे लिखते हैं, देखो स्पीड के डायमेंशन को ऐसे भी लिखते हैं कि एल टी माइनस 1। बोले टी 1 है नीचे, ऊपर आगे क्या हो जाएगा -1। तो हम बोलेंगे भैया ये स्पीड की डायमेंशन है, ये ना जो डायमेंशन ऑफ स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन, स्पीड की डायमेंशन। तो देखो डायमेंशन क्या बता रहा है, डायमेंशन ये बता रहा है, अगर मेरे को किसी ने ऐसे लिखा, सुन लो अभी, वेट करो, वेट करना, घबराओ मत। किसी ने ऐसे लिखा एल टी माइनस 1, तो मैं ऑटोमेटिक क्या समझ जाऊंगा कि ये जो भी चीज है इसके अंदर डिस्टेंस है और टाइम है, पर टाइम में माइनस लगा मतलब टाइम कहाँ है, नीचे। तो ऑटोमेटिक बंदा समझ जाएगा कि डिस्टेंस है और नीचे टाइम है। तो ऑटोमेटिक क्या पता लग गया कि भैया ये स्पीड है, भैया क्या है ये स्पीड। यानी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो डायमेंशन है बेसिकली होता क्या, सिंपल भाषा में समझे तो, कि कोई क्वांटिटी कितनी बार मल्टीप्लाई में है,
जैसे एरिया में 2 बार में लेंथ मल्टीप्लाई में है, वॉल्यूम में 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई में है। या फिर डायमेंशन आपको क्या बताएगा, डायमेंशन ये बताएगा कि जो चीज है उसके अंदर कौन है, कितनी बार है, किसी फॉर्मूले के अंदर क्या है, कितनी बार है, कहां है, किसी फॉर्मूले के अंदर क्या है, कितनी बार है, कहां है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लो, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे स्पीड लिया, ये लिया, ये तो यहां पता लग रहा है कि भाई डिस्टेंस है 1 बार, टाइम भी है 1 बार, डिस्टेंस ऊपर है और टाइम नीचे है, तो डायमेंशन से हमें ये पता लगता है। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, समझना, वैसे और बातें बताएंगे इसके ऊपर। जैसे मैंने कहा कि यार मेरे को ना वो लिखना है एक्सेलरेशन, या फिर मुझे कुछ और लिखना है, मान लो कुछ भी लिखना है, किसी की भी डायमेंशन लिखनी है, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, कुछ भी लिखना है। जैसे मान लो किसी ने मुझसे कहा कि भाई मेरे को तुम चलो वेलोसिटी का लिख के दिखाओ, वेलोसिटी का डायमेंशन लिख के दिखाओ, तो वेलोसिटी की डायमेंशन ऐसे हम ना कई बार ऐसे करते हैं हम, देखो अगर मुझे वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख दोगे, एल, और नीचे हो जाएगा टाइम, तो ये बन जाएगा आपका एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। और हमने ऐसे ब्रैकेट लगाया करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम डायमेंशन लिख रहे हैं, ठीक है, छोटी सी एक ब्रैकेट लगाया करते हैं, आप ध्यान रखेंगे, हल्का हल्का हम बुक की लैंग्वेज में आएंगे धीरे धीरे। वैसे ही अब मेरी बात सुनो, हम दुनिया जहान में हर चीज का डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा देखो, समझना, देखो जैसे मैं कहता हूं कि यार कुछ बातें पहले बेसिक याद कर लेते हैं। याद करने वाली बात तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मास को हम एम बोला करेंगे, लेंथ को जो डिस्टेंस होता है उसको एल बोला करेंगे, टाइम को हम खुद बोला करेंगे टी, तो एम एल टी रहेगा ये, ठीक है। फिर मैं आपको कुछ बातें याद करवा रहा हूं, याद कर लो। अभी आपने पढ़ा कि जो स्पीड या फिर जो वेलोसिटी होता है, प्यारे बच्चों ये सब बातों को पढ़ना है अच्छे से। जो स्पीड या वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, एल टी माइनस वन, है ना, स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है। अगर इतनी सी बात आप लिख लेते हो तो आप डायमेंशन के कोई भी क्वेश्चन करने लग जाओगे धीरे धीरे। फटाफट इन बातों को लिखो, डायमेंशन का मतलब लिखो कि डायमेंशन क्या बताने वाला है। डायमेंशन बेसिकली बताने वाला है, क्या बताने वाला है, मैंने क्या बताया कि क्वांटिटी क्या है और कितनी बार वो मल्टीप्लाई में है। जैसे एरिया के अंदर लेंथ कितनी बार है, 2 बार, तो एरिया की कितनी डायमेंशन होगी, 2, लेंथ 2 बार, एरिया है 2 डायमेंशन में। वैसे वॉल्यूम की कितनी डायमेंशन है, 3, लेंथ 3 बार है। और डायमेंशन का क्या मतलब है, और डायमेंशन का मतलब है कि किसी फॉर्मूले में कौन कितनी बार आ रहा है उसको एक शॉर्टकट से रिप्रेजेंट करना। डिस्टेंस को हमने एल लिख दिया, टाइम को टी लिख दिया। बात को समझ पा रहे हैं, तो प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी भाषा में समझा रहा हूं समझ में। वैसे ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ अपनी उसमें कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, एग्जाम में कभी नहीं पूछते भाई व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज दिस, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफाई मैनर में, सिंपल करके। अब देखो मैंने कहा छोटी छोटी बातें याद कर लेंगे ना तो हमसे ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो मैंने आपको पहले 3 बातें याद करवाई। अब मैं कहता हूं देखो आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आपको पता होगा वेलोसिटी और टाइम से रिलेट होता है, सबको पता है एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये फॉर्मूला होता ही है। अब मुझे मान लो मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है, तो क्या मैं वेलोसिटी का पहले जानता हूं, क्या वेलोसिटी का बताओ, एल टी माइनस वन, और नीचे एक और टी है, समझे मेरी बात को, मैंने v की जगह पुट कर दिया इसको, मेरी बात समझे नहीं समझे, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन का निकालना है तो मुझे वेलोसिटी का पुट करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, और टाइम का क्या होता है, टाइम का तो टी ही होता है। तो बताओ ऑटोमेटिक आंसर क्या आएगा, ये टी का 1 नीचे है, एक और ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, एल टी माइनस टू। तो एक्सेलरेशन का हमने याद कर लिया एल टी माइनस टू, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है वो होता है एल टी माइनस टू। तो ये बात भी हम फटाफट याद कर लेंगे अच्छे से, इसको भी लिखो, फिर अभी और बातें बताऊंगा जिनको याद करके हम दुनिया के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन का आ गया तो उसके जस्ट बाद हम फोर्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। देखो तो बोलेंगे भाई देखो जो फोर्स होता है, सेकंड याद करने वाली बात है बहुत ही अच्छी, फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे यार फोर्स इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, तो मास तो मास ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक्सेलरेशन का हमें ऑलरेडी पता है एल टी माइनस टू, तो एक्सेलरेशन का
एक्सेलरेशन में जो LT-2 है उसको हमने यहां रख दिया, तो हमें फोर्स का भी याद कर लेना है। जो जो मैं याद करवा रहा हूं उसको याद कर लो, फिर सारे क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, कहीं से भी आ जाए, दुनिया से कहीं से भी आ जाए। अब ना कुछ और चीजें हम फटाफट करते हैं, बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सिंपल करने जा रहे हैं, मजा आएगा बहुत ज्यादा। अब देखो, जब आपने फोर्स पढ़ लिया, एक्सेलरेशन पढ़ लिया, अब मैं आपसे इंसिस्ट करता हूं कि आप वर्क का भी याद करोगे। वर्क, एनर्जी, वर्क हो या कोई भी एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, उसका पता क्या होता है? पता है आपको? देखो, आपने पढ़ा होगा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मत कहना कि नहीं पढ़ा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, झूठा ही कर दो लेकिन हाँ, ठीक है। तो ये वर्क होता है W। अगर इसकी डायमेंशन हम निकालेंगे, ये तो फोर्स का डायमेंशन था, वर्क की डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो हमें पता, हमने याद किया था अभी, MLT-2, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है? L। डिस्प्लेसमेंट मतलब L, समझे यार बात को? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? L। ये डिस्टेंस होता है तो L, तो लेंथ जो भी डिस्टेंस है उसका L ही होता है, तो ये बन जाएगा ML2T-2। तो मेरे इंसिस्ट करने पे, मेरे रिक्वेस्ट करने पे आप वर्क का डायमेंशन डायरेक्टली याद रखोगे। वर्क का होता है ML2T-2। ये याद होना चाहिए, तुम्हारे दिल धड़कन में होनी चाहिए ये सब बातें। चलिए अब हम फटाफट बातें करते हैं। ये हमारे वर्क का हो गया, ठीक है। अब छोटी छोटी बातें याद करते हैं। एक आप याद करोगे फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ना 1/T होता है, ये ध्यान रखना, 1/T। फ्रीक्वेंसी हमेशा 1/T होता है, या फिर सीधा याद करो, सीधा। ये कह रहा हूं मैं याद करने के लिए, आपको बाद में इन सब का मतलब पता लगेगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T-1, ठीक है। फिर एक होता है वेवलेंथ। ये सब बातें आप बाद में पढ़ोगे, अभी याद करना है प्लीज। ये मत सोचो मैं रटवा रहा हूं, ये सब फ्यूचर में पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी इस्तेमाल हो रहा है। वेवलेंथ की डायमेंशन होती है L, क्योंकि ये लेंथ है ना, लेंथ, वेव की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, इसकी डायमेंशन होती है L। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, वेवलेंथ पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब मैं आपको डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट सब नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। यानी कभी कोई डायमेंशन निकालना होगा तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सर मुझे ना प्रेशर की डायमेंशन बता दो सर प्लीज किसी भी तरह से प्रेशर की डायमेंशन बताओ। तो तुम बोलोगे है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये तो सबको पता होता है कि भाई प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फिर बोलेगा कि प्रेशर P है, फोर्स तो हमें पता है पहले से, फोर्स होता है MLT-2। तो फोर्स अपॉन एरिया ही तो है। और एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, L²। एरिया होता है साइड इंटू साइड, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। तो देखो प्रेशर की डायमेंशन आ गई हमारी जेब में। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या बनेगी बताओ? एक L से एक L कट जाएगा और नीचे एक L बचेगा, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस M की जगह M रहेगा, और ये L नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ML-1 T-2। तो ये प्रेशर की डायमेंशन हो गई। तो ऐसे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम यूं ही कर देंगे। अच्छा और क्वेश्चन बताओ सर, मेरा मन नहीं भरा, कोई टफ क्वेश्चन दे दो कि मजा आ जाए। तो जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला एक होता है एनर्जी का, एनर्जी होता है H इंटू में फ्रीक्वेंसी, H इंटू में फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये फ्यूचर में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। केमिस्ट्री चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 उसमें पढ़ोगे ये। इसे बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये प्लैंक्स का कांस्टेंट है। अब मैम या सर है ना, जानबूझ के बोलेंगे ऐसे कि भाई तू फाइंड कर दे, फाइंड डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट PC। प्लैंक कांस्टेंट मतलब H का डायमेंशन निकाल। तुम बोलोगे साहब क्या बात कर रहे हो, आपको पता नहीं हम कहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, हमारे सर को पता है कि आप क्या देने वाले हो। वो करवा चुके हैं। देखो वो कहते थे कि एनर्जी लिख दो, H लिख दो, F लिख दो, और आपको निकालना क्या है सर? आपको तो H निकालना है, तो H को लॉक कर लो। बताओ H कब निकलेगा? बताओ जब एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो H निकल जाएगा। और आपको यह भी पता होगा कि एनर्जी का सर ने सिखा दिया था ML²T-2, और सर ने फ्रीक्वेंसी का भी लिखवा दिया था T-1। लो सर, हमारे सर ने तो करा दिया था
बाकी हमें पता नहीं, हमारा आंसर आ गया। मेरी बात नहीं समझे? टफ लगेगा, ऑब्वियसली टफ लगेगा। जब पहली बार हम कोई चीज देखते हैं टफ लगता है। जैसे अगर मान लो पहली बार कोई कहीं पर जाए तो रास्ता ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, दूसरी बार आसान, तीसरी बार आसान, चौथी बार आसान, पांचवी बार तो लगता है कि भाई ये तो बड़ा सिंपल है। मतलब यही पढ़ाई लिखाई में भी यही है। अगर पहली बार मैं साइकिल चलाता और मेरे घुटने टूटे थे और मैं छोड़ देता उस टाइम, तो क्या आज मैं बाइक चला पाता? नहीं। एक बार मैं कार सीखने गया, मैंने कहा, तो उससे पहला क्वेश्चन उसका ये था, क्या आप बाइक चला लेते हो? बाइक। मैंने कहा हाँ। तो क्या जल्दी सीख जाओगे? मतलब उसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको बाइक आती है तो आपको कार आएगा, और आपको साइकिल आती है तो बाइक आएगी। वही वाली बात है कि स्टार्टिंग में ना आपको चीजें टफ लगती है, लेकिन जब उसमें लगे रहते हो, रिपीटेशन इज द ओनली वे टू सक्सेस, रिवीजन इज द ओनली वे टू सक्सेस। आपको रिपीट करना है, इतनी बार करना है कि परफेक्शन हो जाए। जैसे यहां से 10 किलोमीटर मेरे को इस पहले दिन जाऊंगा तो मौत आएगी जाने में कि इतनी दूर कौन जा रहा है यार, दूसरे दिन और लगेगा, तीसरे दिन और लगेगा, लेकिन 20 दिन जाने के बाद लगेगा यार कितना पास है, हैबिट बन जाती है। वैसे ही स्टार्टिंग में 11th आपको टफ लगता है, लेकिन बिलीव करो 20-22 दिन मेरे से पढ़ लो, उसके बाद इजी लगेगा। तो काम की बात क्या है कि आपको कोई भी चीज निकालने के लिए आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सर मुझे तो फॉर्मूला आता ही नहीं, तभी तो लिख रहा हूं कि आ जाए वो फॉर्मूला, और बाद में इन फॉर्मूले के ऊपर हम स्टडी करेंगे चैप्टर्स के अंदर। तो ये डायमेंशन एनर्जी का निकाला हमने, और इसका निकाला, और इस एनर्जी के थ्रू प्रेशर का। चलो नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। ये तो बेसिक और एडवांस दोनों क्वेश्चन कर लिए हमने। अब कुछ हम ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन क्या है? ट्रिकी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होता है। ट्रिकी क्वेश्चन ऐसा होता है, वो ऐसे कहते हैं, भाई ऐसी बात है ना, कोई एक्स है वो y प्लस जेड के बराबर है। मैंने कहा ठीक है भाई, इसमें बड़ी बात क्या है? फिर तुमसे कहेंगे जो x है वो मान लो फोर्स है, और कहेंगे z डिस्टेंस है। x को फोर्स बोलेंगे, z को डिस्टेंस बोलेंगे, और बोलेंगे फाइंड डायमेंशन। मैं सिर्फ रफ क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत रफ। ये मुझे पता है क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। अब कर लेते हैं, चलो अब सही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। तो x फोर्स, z इज डिस्टेंस, फाइंड डायमेंशन ऑफ y। आपको y का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ? तुम बोलोगे साहब क्या बात कर रहे हो, y का निकालना है, तो y हो जाएगा x अपॉन z, और y x अपॉन z हो जाएगा ना। अब x को क्या बोला उसने? फोर्स। तो तुम x की जगह पर फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, mlt-2 डायमेंशन। और z क्या बोला उसने? तो z की जगह पर क्या पुट कर दोगे? l। तो लो भाई, y का डायमेंशन अपनी जेब में आ गया, y का डायमेंशन अपनी जेब में आ गया, mt-2। तो mt-2 इज द डायमेंशन ऑफ y। तो प्लीज नोट इट डाउन। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको जेई का कराऊंगा अभी, जेई मेंस का, ठीक है? अब देखिए, इसी के ऊपर कई बार आपको अलग अलग जगह पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अलग अलग जगह पे। जैसे एक बार जेई ने, आईआईटी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था, जेई आईआईटी ने, तो बोला था कि देखो एक P4 प्रेशर होता है, और बोला, ऐसे बोला उसने A/V², और बोला, अभी मैं आपको चलो थोड़ा वो वाला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा थोड़ा अजीब सा, अभी और लेंगे। क्वेश्चन अजीब सा पूछा, ऐसे बोला कि जेड है, और बोला x³ y/f(t), और बोला कि x जो है वो प्रेशर है। थोड़ा टफ क्वेश्चन, ऐसे बोल रहा हूं मैं, x थोड़ा सा प्रेशर है, y आपका डिस्टेंस है, ठीक है, और f को उन्होंने फोर्स बोला, फोर्स ही बोला, फोर्स, और t को टाइम बोला, और बोला भैया z के डायमेंशन बताओ, डायमेंशन ऑफ z। तो आप करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? और फिर आपको हम टफ वाला क्वेश्चन लेंगे, आईआईटी वाला, कुछ चीजें बता के। फटाफट नोट कर लो, बहुत बेसिक सी बात है। तो इसको तो आप खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना। x अगर प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू डाल के क्यूब कर देंगे, l यहां लिख देंगे, फोर्स का पता है, टाइम का पता है। तो ये तो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। अब मैं आपसे एक लॉजिकल बात करूंगा, और मैं गारंटी देता हूं कि आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि लॉजिकल बात है ना, लॉजिकल बात का आंसर नहीं होता कभी, ठीक है? लॉजिकल बात। अब मेरी बात सुनो, तो मैं आपसे कहता हूं, बहुत सिंपल बात बोलता हूं, देखो कि
केला इज इक्वल टू आम प्लस लीची, आम प्लस लीची, तो तुम पता क्या, तुम भाग जाओगे, तुम बोलोगे ये पक्का पी के आया है, ऐसी बातें कर रहा है, केला कभी आम प्लस लीची नहीं हो सकता है क्या? नहीं। वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि केला इज इक्वल टू केला प्लस केला। हाँ भाई सही बात है कि केले में केला जोड़ेंगे तो केला ही मिलेगा, लॉजिकल है ना। वैसे मैं आपसे बोलूं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और मैं आपसे बोलूं x फोर्स है, तो फाइंड y एंड z, मतलब y और z के बारे में बताओ, y एंड z क्या है बताओ। अब बोलोगे सर कितना टफ है, अरे गधो यही वाला एग्जांपल है, अगर केला है और इक्वल है तो इक्वल के आगे वाले भी केला ही होना चाहिए। वैसे अगर मैं x को फोर्स बोल दूंगा तो y और z को भी क्या होना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि फोर्स में ही फोर्स को जोड़ेंगे तो फोर्स मिलेगा। अब मैं सीधा ये पढ़ाता तुम्हें सीधा ये, तो तुम तो एकदम कोमा में होते। लॉजिक समझो, लॉजिक ये है कि जैसे केला इक्वल टू आम प्लस लीची नहीं हो सकता, केला इक्वल टू केला प्लस केला हो सकता है, उसी प्रकार से अगर x को तुमने फोर्स बोल दिया तो y को भी फोर्स होना पड़ेगा, z को भी फोर्स होना पड़ेगा, यानी कि जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी और वही डायमेंशन इसकी होगी। ये प्लस प्लस माइनस की बात बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इजी होता है, जो मल्टीप्लाई डिवाइड में होते इजी होता है, पर प्लस में क्या ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन राइट हैंड साइड की होती है वही डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, मैंने कहा है ये वेलोसिटी है और बोल दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ जेड, फाइंड डायमेंशन ऑफ जेड, तो तुम पता क्या बोलोगे, तुम बोलोगे साहब कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो, अगर x वेलोसिटी है तो z भी क्या होगा, वेलोसिटी, क्योंकि x के इक्वल में क्या है, y प्लस जेड, अगर x वेलोसिटी है तो y भी वेलोसिटी होगा, z भी वेलोसिटी होगा, अगर x केला है तो y भी केला होगा, z भी केला होगा। तो बोलेंगे भैया z की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी की होती है, तो हम बोलेंगे z की डायमेंशन और जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वो बराबर होगी और वो होता है LT - 1, होता है कि नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट लिखो, फिर हम कुछ टफ लेवल क्वेश्चन करेंगे, वेरी टफ लेवल क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिख लो फटाफट। तो देखिए इतनी सी बात के ऊपर, लॉजिकल बात के ऊपर, मैंने कहा समझ नहीं आएगा, लॉजिकल है इसलिए। अब इसके ऊपर ना एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे करके, बोला p प्लस ए वाई वी स्क्वायर v माइनस बी, यहां लिख दिया कुछ RT और बोल दिया, पता क्या बोल दिया p आपका प्रेशर है और v आपका वॉल्यूम है, ठीक है, और बोला बताओ डायमेंशन बताओ a एंड b की, a और b की डायमेंशन बता दो। p को प्रेशर बोल दिया, v को वॉल्यूम बोल दिया, बोला a और b की डायमेंशन बताओ। अच्छा a और b की डायमेंशन बतानी है। अब सोचेगा वही जो कर पाएगा वही सोचेगा। क्या सोचना है कि सर अगर ये प्रेशर है, मतलब अगर ये केला है और प्लस का साइन है तो ये भी क्या होगा, केला, केले में ही केला जोड़ सकते। अगर ये वॉल्यूम है और आपने माइनस किया है तो ये बंदा भी क्या होगा, वॉल्यूम। तो बी तो बड़ा आसान है, हम बोलेंगे बी होगा वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम होगा तो ये तो L क्यूब हो गया, तो बड़ा इजी हो गया। अब हम इधर बोलेंगे, देखो समझ पाए मेरी बात को, अगर आपने बोला है कि वॉल्यूम में से कुछ माइनस हो रहा है तो वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा ना, समझे, आम में से आम माइनस होगा, केले में से केला माइनस होगा। तो अगर ये वॉल्यूम है और माइनस का साइन है तो बगल वाला भी क्या होगा, वॉल्यूम, तो हमने बोला बी अपने आप वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर ये प्रेशर है और प्लस में ये दोनों है तो ये दोनों ही क्या होंगे, प्रेशर, तो हम बोलेंगे देखो भैया प्रेशर होगा A/V स्क्वायर, अगर ये प्रेशर है और प्लस का साइन है तो ये भी क्या होगा, प्रेशर, तो यहां सब A निकालोगे, ये कैसे निकालोगे, P इंटू में V स्क्वायर A के बराबर होगा, और P मतलब प्रेशर, और प्रेशर का आपको पता ही कैसे निकालते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में
एरिया, और मैंने आपको याद करने के लिए कहा था फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा ml t-2, और एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, याद है आपको, फोर्स अपन एरिया, तो इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा एल एम एल -1 t-2। तो यहां पर प्रेशर का लिख दूं मैं m l -1 t-2, और वॉल्यूम का मतलब पता क्या होता है, वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, अब वॉल्यूम का स्क्वायर है ये, तो एल क्यूब का स्क्वायर, तो हमारा ये ए आ गया, समझे मेरी बात को। तो ए किसके बराबर हो गया, प्रेशर इंटू में वॉल्यूम का स्क्वायर एल क्यूब का स्क्वायर। तो सॉल्व कर सकते हैं हम, एम यहां से 6 हो जाएगा, 3 2 6, 6 हो जाएगा, एल हो जाएगा 6, और एल हो गया -1, तो 6 में से -1 कितना बचा 5, प्लस का 5, प्लस का 6 माइनस का 1, तो 5 एल 5 एम एल 5 t-2, और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा ए का डायमेंशन। क्या बात समझ में आ गई। वेरी टफ क्वेश्चन फ्रॉम द जेई, पर कोई टेंशन, अरे जेई वही क्या टफ होता है यार, तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करना है, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मेहनत, आप कितनी मेहनत करते हो और कुछ भी नहीं है, तो नोट कर लो फिर आगे बढ़ते आ जाए। सो अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, पर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ने से पहले कुछ बातें हमें पहले से पता होना चाहिए। क्या बातें पहले से पता होना चाहिए, तो छोटी छोटी बातें हैं, अभी डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे मास के लिए हम m इस्तेमाल करते हैं, लेंथ के लिए लेंथ या फिर डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो, लेंथ विड्थ हाइट कोई भी डिस्टेंस हो, उसके लिए l इस्तेमाल करेंगे, और टाइम के लिए प्यारे बच्चों हम t इस्तेमाल करेंगे। इतना पता होना चाहिए बस। ये पता है तो हम उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं जिसका नाम क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। अब तुम बोलोगे सर मुझे डायमेंशन डायमेंशन नहीं पता, तो जो हम एम एल और टी बोल रहे थे ना, वो ऐसा ही कुछ डायमेंशन होता है, ठीक है ना, भाड़ में जाए, नहीं पता नहीं पता, एम एल टी को बोल दिया करेंगे, ठीक है। अब काम की बात करते हैं कि भाई ये जो डायमेंशन है वो क्या काम आएगा मेरे। तो पहला ये, इसके 3 एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। पहला ये होता है टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन। कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन मतलब मैं ऐसे बोल दूं तो फॉर्मूला। मान लो कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, ठीक है, वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं हूं, पर मान लो मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं और मैंने एक फॉर्मूला बनाया, मैंने फॉर्मूला लेके आया, मैंने सबको दिखाया, भाई देखो मैंने फॉर्मूला बनाया है। तो लोग कहेंगे भाई इसको चेक करेंगे, हम चेक करेंगे तभी तो मानेंगे तुम सही हो कि गलत हो। तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक तरीका होता है डायमेंशन वाला। डायमेंशन की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि अगर किसी तीसरे आदमी ने एक नया फॉर्मूला पैदा किया है तो फॉर्मूला सही है कि गलत, उसको हम बुक में पढ़ाए कि ना पढ़ाए, पहले चेक करना पड़ेगा ना। तो डायमेंशन की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करेंगे वो बाद में देखेंगे। फिर जब हम डायमेंशन की स्टडी करते हैं तो एक और काम कर सकते हैं हम, यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्या है, कन्वर्जन कंजर्वेशन हो गया है, तो कन्वर्जन ऐसे होगा, यूनिट कन्वर्जन। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो अभी जो मैं काम कर रहा हूं वो किसी और यूनिट में काम कर रहा हूं, बाद में मुझे काम करना है। हैप्पी बर्थडे मैम। नहीं, बर्थडे पे ही सब मिठाई खिलाते हैं। बच्चों को भी खिलाओ। बिल्कुल, थका दिया मैंने, है। यूनिट कन्वर्जन से मेरा यह मतलब है कि अगर मान लो फोर्स की बात करते हैं, जैसे मास की बात करते हैं फिलहाल, मास, तो देखो मास को कई लोग ग्राम में लिखते हैं ना, 10 ग्राम 20 ग्राम, कई लोग किलोग्राम में लिखते हैं। तो हम किलोग्राम से ग्राम में जा सकते हैं, ग्राम से किलोग्राम में आ सकते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन का यह मतलब है, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम जा सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। तीसरा क्या है, हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं या फिर रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, रिलेशन डेरिवेशन, रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं हम। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं समझाता हूं आपको, देखो कि हमारे पास कोई, कुल मिला के बात करूं तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी सिंपल भाषा में बात करें तो फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं हम, फॉर्मूला मेकिंग।
रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम ये सब आपको बाद में समझ में आएगा, जब हम काम करेंगे तो समझ में आएगा। अभी तुमने रफली लिख दिया, ऐसे मजाक मजाक में लिख दिया, पर जब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, खोदेंगे इसको बढ़िया से, तभी समझ में आएगा। तो पहले वाले को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, बाकी दूसरा तीसरा अपने आप समझ में आएगा करने के बाद। सो वेरी फर्स्ट टॉपिक, टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन। एक रिलेशन का हमें चेक करना है कि वो सही है कि गलत। जैसे मान लो बचपन में किसी ने मुझसे ये बोल दिया, क्या बोल दिया कि भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में, आई गारंटी कि आप लोगों ने पढ़ा है ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा पढ़ा आपने? हाँ 9th में पढ़ा है। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यू का मतलब होता है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सबको पता होगा। टी का मतलब होता है टाइम, ये हाफ है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ए होता है एक्सेलरेशन और टी होता है टाइम। टी क्या होता है बेटा? टाइम। अब मुद्दा ये है कि बचपन में मैंने ये पढ़ लिया और किताब में लिखा हुआ था, पर मुझे कैसे पता कि ये सही है कि गलत? तो ये सही है कि गलत, इसको डायमेंशनली हम चेक कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सही है कि गलत है। बात समझे? हम क्यों माने किताब की? मेरा मन कह रहा है क्यों मानूं मैं इसको, तो भाई चेक कर ले, सही है तो मानना, नहीं है तो मत मानना। तो चेक करने के लिए एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक ये होता है कि मैं आपसे बोलूं आम इक्वल टू केला प्लस लीची, तो आप कहोगे पक्का ये पागल हो गया। ऑब्वियसली आम कैसे बराबर हो सकता है केला और लीची को जोड़ने पे? नहीं हो सकता ना। आम कभी भी केला और लीची को जोड़ने से आएगा ही नहीं। आम कब आएगा बताओ? आम कब आएगा? गर्मी में आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आम में आम जोड़ेंगे। आम प्लस आम, आम इक्वल टू आम प्लस आम। नहीं समझ आया बेटा? जब आम में आम जोड़ेंगे तभी तो आम मिलेगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आम है और इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो राइट हैंड साइड वाले भी क्या होंगे? आम। इक्वल का मतलब है कि दोनों बराबर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम ये कहने वाले हैं कि भाई साहब अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इस तरफ के लिखे हुए चीज भी क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या होना चाहिए? वही वाली बात है ना। अगर हम बोलेंगे भैया लेफ्ट हैंड साइड को हम चेक करेंगे, अगर आप कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो राइट हैंड साइड में भी डिस्प्लेसमेंट निकलना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को हम सही मानेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मेरी बात ही समझ पा रहे? कितनी लॉजिकल बात है। आम इक्वल टू आम। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं हम एल से। जो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन है उसको एल से लिखते हैं हम। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस को एल बोलेंगे, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। तो हमने एल लिख दिया। अब इस वाले को सॉल्व करते हैं हम, यू टी को। चलो यू और टी को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यू और टी को सॉल्व करते हैं। यू का मतलब पता क्या होता है? यू मतलब स्पीड एक प्रकार से। तो स्पीड क्या होगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। होगा कि नहीं होगा बताओ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, और बगल में टाइम तो है ही, तो यहां पर हम टाइम लिखेंगे। तो टाइम से टाइम कट जाएगा, दोबारा क्या आ गया? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा दोबारा? एल। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, अगर इधर डिस्प्लेसमेंट था तो यू और टी को सॉल्व करके भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्या बात है सर, क्या बात। सुना ये? नहीं सुना? क्या बात नहीं। अब इसका निकाल के देखते हैं, इसका निकाल के देखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर का, राइट हैंड साइड में जो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर का निकाल के देखते हैं। तो ए की जगह पर हम लिख देंगे एक्सेलरेशन है। तो देखो एक्सेलरेशन 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, कांस्टेंट कुछ नहीं होता, बाहर में जाए। तो ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन एक प्रकार से होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। सबको पता है बात? पता है एक्सेलरेशन इस प्रकार से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और बगल में टी का स्क्वायर है, तो टी का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब एक टाइम से एक टाइम कट जाएगा, समझे? तो बचेगा वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और। अब वेलोसिटी को एक बार और हम खोल सकते हैं। तो वेलोसिटी को खोलेंगे तो क्या आएगा बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और बगल में एक टाइम बचा हुआ था ना, बचा हुआ था, दोबारा टाइम से टाइम कट गया, तो दोबारा आंसर क्या आ गया? डिस्टेंस। तो ये प्रूव हो गया कि अगर ये आम है तो ये भी आम है और ये भी आम है,
मतलब आम इक्वल टू आम प्लस आम, बिल्कुल सही बात है। आम में आम जोड़ने से आम मिलता है, ये प्रूफ हो गया। अगर ऐसा होता कि ये तो एल आया, ये भी सॉल्व करके एल आया, पर ये एल नहीं आता, तो हम बोलते भैया ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। तो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। व्हाई डायमेंशनली करेक्ट? बिकॉज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मैचेस विथ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जो भी राइट हैंड साइड में है, समझ पा रहे बात को? अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूं, आपको कभी ऐसे लिखता हूं 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सही है बिल्कुल। क्यों? नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस नंबर। बात समझ पा रहे हो? तो वही वाली बात है कि अगर ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आप डिस्प्लेसमेंट में ही डिस्प्लेसमेंट जोड़ सकते हो, आप आम में ही आम जोड़ सकते हो। आम में केला जोड़ोगे तो आंसर ही नहीं आएगा, वही वाली बात है। तो इस लॉजिक से हम पहला एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ रिलेशन, एक फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं आप चेक कर सकते हो डायमेंशन की हेल्प से। तो टॉपिक का नाम आप समझ गए होंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। कहाँ गया? इधर गया, ये तो होमवर्क था। यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो कि मास को एम बोलना है, एल। फटाफट स्टार्ट कर देंगे। लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस, है ना? कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे चेक करके दिखाओ ये जो चीज है वर्क। चलो और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि चेक करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है कि नहीं। चेक दिस, प्रैक्टिस दिस। आपको बताना है कि आम इक्वल टू आम प्लस आम है कि नहीं। तो आप लोगों ने कर लिया, बहुत सुंदर बात है। लेट मी डिस्कस, है ना? मैं एक बार डिस्कस कर दूं प्यारे बच्चों। देखो, तो हमने ऐसे अभी सिंपल भाषा में कर रहे हैं हम। अभी हम इस वाले का निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हम निकाल लेते हैं इसका। तो हम बोलेंगे यार v है, वेलोसिटी का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो l बाई टी आएगा, l बाई टी। पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एल टी माइनस वन, टी ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। इसका भी सेम ही आएगा, ये भी तो स्पीड ही है, वेलोसिटी है, तो इसका भी एल टी माइनस वन आएगा, सेम ही आएगा। अब इनका निकालते हैं ए और टी का। तो ए और टी का निकालोगे तो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और बगल में एक टाइम तो है ही, तो दोबारा टाइम से टाइम कट गया, दोबारा वेलोसिटी आ गया, और वेलोसिटी का तो एल बाई टी होता ही है, एल टी माइनस वन। तो आपने क्या पाया? आपने ये पाया कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। जितने भी टर्म्स है उन सबका डायमेंशन मैच कर रहा है। तो छोटी छोटी बातें थी, हमने कर लिया। और कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने लिखा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, जहां E का मतलब होता है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब पता क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है, बता देता हूं जिसको पता नहीं है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये एनर्जी का मतलब होता है। तो आपको चेक करना है, और सी का मतलब होता है स्पीड। तो आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे बताओ? इधर का हमें याद ही है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बेटा ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ये लिखवा दूंगा मैं बाद में, मैं ये दोबारा पढ़ाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। वैसे हम कर भी सकते हैं ये, पर क्यों टाइम वेस्ट करना। तो एनर्जी होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब हमें ये राइट हैंड साइड का पता है, लेफ्ट हैंड साइड का पता है हमें। अब चेक करना है कि ये इक्वल होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो मास का निकाल लो, मास का तो एम होता है सर। और सर सी का मतलब आपने स्पीड बताया, क्या बताया? स्पीड। तो स्पीड का अभी हमने पीछे पढ़ा था, कितना होता है आप बताओ? स्पीड का क्या होता है? हाँ, एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा बताओ? एम एल का स्क्वायर और टी माइनस टू। टी नीचे का टू है ना, टी का भी स्क्वायर है, पर ऊपर जाके हो जाएगा माइनस टू। तो क्या ये बिल्कुल मैच कर रहा है? हाँ, तो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। और भी हम कर सकते हैं। किसी ने बोला एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, इसे एनर्जी कह रहे हैं हम। अब तुम बताओ चेक करके कि सही है कि नहीं है। इसे तुम चेक करो, फटाफट चेक करो। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम इजीली देख सकते हैं कि ये एनर्जी है, और सर ने आपको एनर्जी का पहले ही याद करवा दिया था, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब मुझे चेक करना है इस वाले का, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा इन सब का। तो राइट हैंड साइड तो मैं चेक कर लिया, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में एम मास को लिख देंगे एम। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता। और वेलोसिटी का क्या होता है बताओ? वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, पता है सबको? और इसका स्क्वायर करना है एम, वेलोसिटी का स्क्वायर एल टी माइनस वन का स्क्वायर।
वैसे यहां पर क्या लिखेंगे, 1/2 का तो कुछ होता नहीं है। मास का क्या हो जाएगा बताओ, m, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है L/T, यानी LT-1 उसका स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर भी आंसर वही है, MLT-2 ML²T-2। तो बोलेंगे जो डायमेंशन राइट साइड की है वही ईच टर्म, ईच की डायमेंशन किसमें है, राइट हैंड में। जो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है तो, और ये सारे राइट हैंड। तो ईच टर्म ऑफ राइट हैंड साइड हैविंग सेम डायमेंशन एज लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मुला इज डायमेंशनली करेक्ट। अब एक चेक करोगे फटाफट आप लोग, अब आपको एक फॉर्मूला चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आपको चेक करना है कि दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। नहीं है यार, कैसे, देखो MLT-2 ये होता है फोर्स का। अब मैं इसका निकालता हूं, देखो तो मास की जगह पर मास और वेलोसिटी की जगह पर LT-1, तो दोनों के जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है, तो दिस फॉर्मूला इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, यानी ये फॉर्मूला सही नहीं, दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं चेक कि कोई डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अब हमारा जो अगला वो है ना, क्या बोलते हैं, अगला अपना एप्लीकेशन है यूनिट कन्वर्जन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डू यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक बता दूं। ट्रिक देखिए, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, यूनिट कन्वर्जन, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहले ही। क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर? पहला कि न्यूटन किसे कहेंगे और जूल किसे कहेंगे, तो ये सब होते हैं आपके MKS, सीजी ऐसा यूनिट बोल सकते हो MKS, ये होते हैं MKS यूनिट। MKS यूनिट का मतलब क्या है, जब मास को हम किलोग्राम में लेते हैं, तो मीटर में लेते हैं, डिस्टेंस को M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम, और S का मतलब है सेकंड। यानी कि न्यूटन का मतलब क्या है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, सुना आप लोगों ने, फोर्स की ऐसा यूनिट है एक प्रकार से। आप अगर आपको समझना है तो ऐसा यूनिट मान लो, समझे मेरी बात को, कि जब भी आपसे कोई न्यूटन बोले और जूल बोले तो समझ जाओ वो ऐसा यूनिट की बात कर रहा है, वो MKS की बात कर रहा है। MKS मतलब जहां मास को मीटर में लेते हैं, इसको किलोग्राम में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जब आपसे सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन के लिए, कि ये आपको याद करना है किसी भी हाल में। दूसरा ये ध्यान से कि अगर कहीं पर लिखा हो डाइन या कहीं पर लिखा हो अर्ग, तो समझ जाना डाइन का मतलब यहां पर फोर्स है। जैसे न्यूटन का मतलब क्या होता है, फोर्स। जूल का मतलब क्या होता है बताओ, एनर्जी। पता आप लोगों को? जूल तो पता होगा एनर्जी का होता है, वैसे यहां पर अर्ग होता है एनर्जी। और ये होते हैं हमारे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस समझते हो? जब मेजरमेंट आपकी सेंटीमीटर में हो और मास हम ग्राम में मेजरमेंट करें, और जब टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करें, तो एक यूनिट है आपकी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। दूसरी यूनिट है आपकी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अगर हमें आपस में कन्वर्जन करना है तो हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप MKS से CGS में जा सकते हो, CGS से MKS में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सर ये सब आएगा कहां? जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जब हम एनर्जी पढ़ेंगे, तब वो सब आएगा। तो अभी क्यों पढ़ा रहे हो? अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी डीप नहीं पढ़ रहे। अभी तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर फिजिक्स तो रट्टा नहीं मरवाते, मत मारो, फेल हो जाना। स्टार्टिंग में आपको चीजें याद करनी पड़ती है। सोचो, अगर स्टार्टिंग में, अगर आप बात सुनो, अगर बचपन में आपने फॉर्मूला रटाना होता, बचपन में किसकी अंडरस्टैंडिंग होती है? अगर आपने पाइथागोरस का फॉर्मूला रटाना होता बचपन में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रटा नहीं होता उस टाइम पे, तो क्या अभी आप लगा पाते कहीं कहीं पे? नहीं। तो स्टार्टिंग में ना मैं चीजों को हल्का सा याद करना, रटने को नहीं कह रहा हूं मैं, इन चीजों को याद करो, ये होता ही है। फैक्ट्स, फैक्ट्स हमेशा याद करना पड़ता है, इनको याद करो, फिर इनको हम यूज करना सीखेंगे। फटाफट लिखो कि यूनिट कन्वर्जन में ये सब काम आएगा, फटाफट लिख लो।
देखो, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो ये सब बातें याद रखना, वरना एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और दूसरा, ये दूसरा बड़ा सिंपल सा, कि हमें ना निकालना कुछ भी हो, एक फॉर्मूला होता है, हल्का सा याद करना पड़ेगा, n1 m1 बाई m2, सुनते रहना बस, की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c। यूज करना हम अपने आप सीखेंगे। ये आया कैसे है ये भी अपने आप सीख जाओगे फ्यूचर में। कई बार हमें स्टार्टिंग में चीजों को एक्सेप्ट करना होता है, फिर बाद में उसको हम अप्लाई करते करते सीख जाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 11th-12th, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ना इसको याद रखना पड़ेगा कि n1 क्या है, ये सब बताऊंगा अभी, रुक जाओ। और यहां पर होगा आपका n2। अब मुद्दा ये है कि सर ये यूनिट कन्वर्जन में काम आता है, पर इसमें मतलब क्या है, ये सब बात होगा। ये देख के हमें तीसरी मंजिल याद आती है कि भाई इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखनी है। अभी देखो हो जाएगा। n1 का मतलब होगा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम, जिस सिस्टम में आप हो अभी फर्स्ट। रुक जाओ। n2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम। अभी सब समझ में आएगा, धीरज रखो, धीरज, पेशेंस। स्लोली इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सक्सेस, है ना, तो वेट करो बस। m का मतलब पता है आपको, मास, l ये पता है। अब ABC क्या है सर, तो जब डायमेंशन में पढ़ते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा m l स्क्वायर t-2, तो जो पहला पावर होता है उसको आप a बोलेंगे, जो दूसरा पावर होता है उसको 2 बोलेंगे, जो तीसरा पावर होता है c बोलेंगे उसको, वो -2 है। तो ABC आपको कहां से मिलेगा, वो डायमेंशन से मिलेगा। अब बोलोगे सर इतनी झंझट किस बात की है, एक क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कोई सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है, चलो ऐसे ही रफली लेते हैं। मैंने कहा कि बताओ 1 किलोमीटर है हमारे पास, या फिर मान लो 100 मीटर, 100 मीटर की बात कर रहा हूं, 100 मीटर है हमारे पास, कितने सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर, हाउ मच सेंटीमीटर। तो आप समझ गए कि मेरा फर्स्ट सिस्टम है ये वाला MKS, और सेकंड कौन सा है, सेंटीमीटर, मतलब CGS। तो एक लाइन खींचना है ऐसे और बोलना कि हमें, आप बोल रहे हो कि MKS से, MKS मतलब मीटर से, आप किस में जाओ, CGS में जाओ, सेंटीमीटर में जाओ, CGS मतलब सेंटीमीटर, समझ पा रहे बात को। तो अब हम कह रहे हैं कि 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ये बता दो। कैसे करेंगे सर, तो आपने कहा था सर, आपने कहा था, मेरी बात सुनो, ये है डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस है तो इसमें होगा m l t, l और m 0 होगा। सुन लो, रुक जाओ, डायमेंशन बताओ तो, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, L1। मास तो होगा नहीं इसके अंदर डिस्टेंस में, और टाइम भी नहीं होगा, मेरी बात ही समझे। जब हम वो लिखेंगे ना डिस्टेंस, डिस्टेंस में सिर्फ L आता है, मास नहीं आता और टाइम नहीं आता। तो अभी यहीं से A निकाल लो, A कितना हो गया बताओ, A हो गया 0, B कितना हो गया 1, और C कितना हो गया 0। तो ABCD डायमेंशन से निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया। अब एक MKS और दूसरा क्या है सर, CGS है। अच्छा, MKS और CGS हमने लिख लिया, ठीक है भाई। अब MKS के अंदर क्या होता है, मास को हम किसके अंदर लेते हैं, मास के अंदर हम मास को, सॉरी ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसको लेते हैं मीटर के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम M1। M1 हमारा होगा मीटर के अंदर, किसके अंदर होगा, मीटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात सुन लो पहले, सिंपल बात। एक हम लिख रहे हैं मास, तो मास आपका, मास MKS में किलोग्राम के अंदर होता है, पता आपको, मास तो किलोग्राम में होगा ना, डिस्टेंस मीटर में होगा। मेरी बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, दोबारा समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं MKS सिस्टम, बोलो टफ है, पहली बार में नहीं आता, किसी को नहीं आता, टफ है, ये सुनते रहो बस, जब एक बार हो जाएगा तो अपने आप समझ में आएगा। मास हमने किलोग्राम में लिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपने किलोग्राम में मास को ले लिया। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, लेंथ को मीटर में लोगे, MKS है ना ये, और टाइम किस में लोगे, टाइम को सेकंड में लोगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, M1 L1 T1, मास, लेंथ और टाइम आपने ले लिया।
सीजीएस में क्या होता है बताओ? सीजीएस में जब आप मास लिखते हो सीजीएस में तो ग्राम में लिखते हो। किस में लिखते हो? ग्राम में। लेंथ लिखते हो लेंथ तो किस में लिखते हो? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में लिखते हो? सेकंड में। ये सब बातें मैंने बोल दिया। और इसको मैं मान लूंगा कि ये मेरा मास है तो ये m2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस है तो ये l2 हो जाएगा, टाइम है तो ये t2 हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने बोला कि भाई 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और हमने याद कर लिया भाई, डायमेंशन निकाल लिया हमने, पहले ही एबीसीडी निकाल लिया। अब बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो पहले सिस्टम में कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ? 100। तो n1 कितनी हो जाएगी? 100। और सेकंड सिस्टम में आपको निकालना क्या है? n2 निकालना है कि भैया बताओ जब आप सीजीएस में जाओगे 100 मीटर कितना होता है सीजीएस में, यानी कि आपको सेकंड सिस्टम में n2 निकालना है। अब आप n2 का फॉर्मूला लगाओ। अब n2 का फॉर्मूला लगाओगे तो n2 का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? m1 याद करो, m1 बाई m2 पावर a, l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c, और यहां पर n1। तुम क्या करें बताओ? n1 हमारा 100 है, हमें n1 मतलब किसको कन्वर्ट करना है? 100 को। m1 कितना है? m1 तुम बोलेंगे भाई m1 किलोग्राम में होता है mks में, तो किलोग्राम लिख दिया हमने ऊपर। m2 मतलब m2 हमें किस में जाना है बताओ? ग्राम में जाना है, तो नीचे लिख देंगे हम ग्राम। और पावर कितनी आई है इसकी? 1। पता ना आपको? पावर 1 आई है, पावर 0 आई है, सॉरी a 0 आई है ना हमारी, देखो a 0 आया हमारा। अच्छा L1 कितना है हमारा? मीटर। मतलब पहला सिस्टम कौन सा है? MKS है ना, तो मीटर में होता है, मीटर में, मीटर। और L2 मतलब सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर, पावर 1। टाइम कितना है? टाइम सेकंड, इस वाले में भी सेकंड, और पावर क्या है इसकी? 0। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? n2। तो देखिए अभी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 100 है, ये तो खत्म हो गया, पावर 0 है, ये भी खत्म हो गया, पावर 0 है। तो क्या बचा? मीटर बाई सेंटीमीटर। तो हम इसको कट भी कर सकते हैं। कैसे? हम मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, पता है आपको, और नीचे सेंटीमीटर है ही। मेरी बात नहीं समझे? इस मीटर को अगर आपको सेंटीमीटर से काटना है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? उसको भी सेंटीमीटर में। तो मीटर को खोल के लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर। जो 1 मीटर है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अब कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया देखो? 1 2 3 4 n2। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000 सेंटीमीटर। और सही बात है, 100 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे बताओ? आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम डायरेक्टली करते हैं, हमें याद है, हम डायरेक्टली याद कर लिया था कि 100 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट भी यही आंसर निकाल के देता है, यानी कि जो हम कन्वर्जन करते थे इसी के थ्रू करते थे और याद कर लेते थे। थोड़ा टफ लगा होगा, वेरी टफ लगा होगा, आई अग्री। पर हम एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास है 30 मीटर पर सेकेंड, चलो 18 मान लेते हैं, चलो 18 मीटर पर सेकेंड है। ये कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड होंगे? हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो दोबारा खेल स्टार्ट। क्या है ये? वेलोसिटी है। वेलोसिटी होता है LT - 1, पता है आप लोगों को? तो मास क्या हो जाएगा? 0, L1T - 1। तो A कितना होगा? A 0, B कितना हो गया? 1, C कितना हो गया? -1। क्या आप समझ पा रहे? चीजें टफ है पर हम हार थोड़ी मानेंगे। ABCD हमने पहले निकाल लिया चालाकी से। पहला सिस्टम कौन सा? मीटर वाला है, तो बोलेंगे भाई MKS है। दूसरा कौन सा है बताओ? CGS है। तो बताओ मास किस में लिखते हैं हम? 1 किलोग्राम में। लेंथ किस में लिखते हैं? मीटर में। 1 मीटर 1 किलोग्राम। टाइम कितना होगा? टाइम सेकंड में। CGS मतलब ये वैल्यू लिख रहा हूं, किलो के आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं भी लिखोगे 1 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल किलोग्राम लिख दो, मीटर लिख दो, सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा बताओ? मास किस में लेते हैं हम? इसमें ग्राम में। लेंथ किस में लेते हैं? इसमें सेंटीमीटर में। टाइम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। अब बताओ n1 वैल्यू, फर्स्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 18, और सेकंड में हमें निकालना है। तो बताओ क्या लिखूं? फॉर्मूला याद है किसी को? थोड़ा बहुत तो याद होगा। n2 = बताओ m1 बाई m2 की पावर l1 बाई l2 की पावर b, t1 बाई t2 की पावर c, और यहां पर क्या होगा? n1।
N1 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। 18, वाओ वेरी गुड। मास कितना है, किलोग्राम, दूसरा कितना है, ग्राम, पावर कितनी है, 0 है, 0 ही है ना। हाँ, लेंथ, पहला लेंथ किसमें है, मीटर में, दूसरा किसमें है, सेंटीमीटर में, पावर कितनी है, 1, पहला टाइम कितना है, सेकंड में, दूसरा भी किसमें है, सेकंड में, पावर कितनी है, -1। अब देखो ये खत्म ही हो जाएगा, 0 पावर है। और किसी की पावर अगर 1 हो तो फर्क पड़ता ही नहीं है, पता है आप लोगों को। अगर सेकंड सेकंड कट जाएगा ना और उसकी पावर -1 है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, पता है आप लोगों को। तो ये 1 है यहाँ पे। देखो आप बात सुनो, ऊपर सेकंड नीचे सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया और आंसर क्या है, 1। और 1 की पावर -1, 1 ही रहेगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो आंसर क्या बचा, 18, और यहाँ मीटर नीचे सेंटीमीटर। मीटर को हम पता क्या लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं हम 100, तो 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। मीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 100 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, सेंटीमीटर। कट गया, तो आंसर कितना आया, 1800 आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर में, N2 की वैल्यू। यानी कि अगर आप 18 मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1800 हो जाएगा। ये तो पता था हमें पहले से, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो स्टार्टिंग में लग रहा था क्या ही करवा रहा हूं मैं, बाद में इजी हो गया ना। तो लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको पेशेंस रखना होता है, यू हैव टू, है ना, वेट। चलो अब करना स्टार्ट करो भाई। ये लिख लिया था, ये लिखो, फिर वो सब करो। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो तो पहले न्यूटन समझो। न्यूटन आपको मैंने बताया, न्यूटन क्या होता है बताओ, फोर्स होता है। फोर्स मतलब MLT-2। तो A कितना हो गया 1, B कितना हो गया 1, C हो गया -2, ये भी 3 निकल गया। अगला स्टेप कि न्यूटन जो है MKS होता है और डाइन होता है CGS, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है इसकी, N1 है 1। तो हमको MKS से CGS में जाना है, MKS से CGS में जाना है। तो स्टेप क्या होता है, स्टेप ही होता है कि आप सिंपल बोलोगे भैया MKS CGS में जाना है। MKS में M1 L1 T1, M1 होता है आपका किलोग्राम, L1 होता है मीटर, टाइम होता है सेकंड, और N1 की वैल्यू है 1 कि 1 न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करना है। M2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ग्राम, L2 की वैल्यू सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू सेकंड, और आपको N2 निकालना है। और ABCD आप पहले निकाल चुके, A1 B1 C-2। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है बताओ, आपको लिखना है N2 इजिकल टू में कैसे लिखेंगे बताओ, N1 M1 बाई M2 की पावर 1, L1 बाई L2 की पावर 1, T1 बाई T2 की पावर -2, क्योंकि ABC की पूरी वैल्यू लिख दी। अब बताओ N1 की वैल्यू कितनी है 1, M1 कितना है किलोग्राम, किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और नीचे भी क्या है ग्राम। देखो ये किलोग्राम ही ग्राम है, पर दोनों ऊपर नीचे है। कट करने के लिए आप किलोग्राम को ग्राम में खोल सकते हो, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। वैसे L1 है मीटर, यह है सेंटीमीटर, तो आप मीटर को ना L1 की जगह, मीटर की जगह पे लिख दो 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर कट जाएगा। और टाइम क्या है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो सेकंड बाई सेकंड कट के खत्म ही हो जाएगा। मेरी बात समझे, यानी बता रहा हूं मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, समझे, और किलोग्राम को आप 1000 ग्राम भी लिख सकते हो इस वाले में ऊपर। अब यहां से क्या होगा बताओ, ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, कितने हो गए 5 जीरो, तो 10 की पावर 5 जो कि होता है 1 लाख। तो हम लिख सकते हैं कि भैया 1 न्यूटन जो होता है ना वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। यही तो था हमारा क्वेश्चन कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो हमारा आंसर कितना है, N2 कितना है, N2 10 की पावर 5 आया, तो 1 × 10 की पावर 5 डाइन के बराबर आता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन।
और आपको मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्जाम में हमेशा ही आता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, फटाफट करो। सो प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में हमने 2 पॉइंट को डिस्कस कर लिया था बहुत ही डिटेल में, है ना। और 2 पॉइंट को डिस्कशन कर लिया था जिसमें जैसे अगर मैं आपसे कुछ ऐसी बेसिक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, एक वो वाला यूनिट कन्वर्जन वाला, ठीक है। जैसे अगर आपसे बोलूं कि यार कहीं पर ऐसा लिखा है 6.67 10 की पावर 11, ठीक है, और ऐसा कुछ लिखा है, मान लो न्यूटन मीटर लिखा है, न्यूटन पर मीटर, ये कोई चीज है। उसने बोला भाई ये है ना, मान लो कोई एच है, कोई एच नाम की चीज है, उसकी वैल्यू ये है। मैं आपसे कहूं कि बताओ सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी? सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये वाला जो यूनिट है कैसा है बताओ? ऐसा यूनिट है ये, क्या ये ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट। ये आपका एमकेएस में है। ये मीटर भी कैसा है? ऐसा यूनिट में है। तो ये ऐसा यूनिट के अंदर है ये सारे। आप समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई साहब एक ऐसी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि मुझे ऐसा यूनिट में दिया है, मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं बता दूं कि सीजीएस के अंदर न्यूटन का मतलब पता है क्या होता है? डाइन। बताया था मैंने आपको, सीजीएस के अंदर न्यूटन का मतलब होता है डाइन। और आपने ये भी पढ़ा है न्यूटन का मतलब होता है 1 न्यूटन का मतलब 10 की पावर 5 डाइन। ये पढ़ा ना आप लोगों ने। तो सीजीएस में न्यूटन की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 10 की पावर 5 डाइन। अच्छा, और सीजीएस में मीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, पता है आप लोगों को याद? सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर की जगह पर, मीटर की जगह पर हमें सेंटीमीटर लिखना होता है। तो अगर मुझे इसको सीजीएस में, अभी किस में है बताओ? ये अभी ये है ऐसा यूनिट के अंदर, और मुझे क्या बनाना है इसका? सीजीएस। तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा भैया देखो सब कुछ तो ठीक है, 6.67 ही रहेगा, यहाँ 10 की पावर 11 ही रहेगा, पर अगर आपको सीजीएस बनाना है, सीजीएस, तो न्यूटन की जगह पर क्या लिखो? डाइन। और न्यूटन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 5। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे न्यूटन की जगह पर 10 की पावर 5 डाइन। और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। तो 1 मीटर का मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर है। ये सीजीएस में इसका आंसर आ गया। समझे मेरी बात को? तो सिंपल तरीके से भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? इसे नोट करो फटाफट कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट करो। सुनो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, ये ऐसा यूनिट लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा यूनिट है। अब कह रहा है कि व्हाट विल बी वैल्यू इन सीजीएस यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ध्यान लगाना है आपको। सॉल्यूशन में आपको लिखना है कि भाई साहब बात ऐसी है कि मैं तो 6.67 10 की पावर 11 ही लिखूंगा, लेकिन मेरे सर ने सिखाया था न्यूटन होता है ऐसा यूनिट और सीजीएस होता है डाइन। क्या होता है? और सर ने यह भी सिखा दिया था कि एक न्यूटन में, जो न्यूटन है, न्यूटन की वैल्यू होती है 10 की पावर 5 डाइन। तो हमने n की जगह पर लिख दिया 10 की पावर 5 डाइन, क्योंकि डाइन क्या होता है? सीजीएस। अच्छा, ये हमने पढ़ा था ना वैसे। अब मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है बगल में, लेकिन हमें किस में जाना है? सीजीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर वाला। तो मुझे मीटर का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि m मतलब मीटर और m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। m का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो m का स्क्वायर तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा है सर? केजी का स्क्वायर। तो केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। केजी का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, यू कैन फाइनलाइज। तो आंसर आएगा 6.67 10 की पावर 11, और यहां पर हम लिखेंगे 10 की पावर 5 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 9 डाइन होगा, यदि सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, पता है ना आपको। और नीचे क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6, और यहाँ पर ग्राम का स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 10 की पावर 3, है ना। तो 6.67 10 की पावर 14 आ रहा है ना। सही है क्या? 14 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर। आई होप ये सही हो, बिल्कुल सही लग रहा है वैसे तो।
सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। मीटर स्क्वायर न्यूटन, मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज राइट, ओके, डू इट। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं, छोटी सी बात कहूं, सिंपल सी, कि मेरे को ना इसी क्वेश्चन में यहां अगर मैं 10⁻11 लगा दूं, तब आंसर क्या आएगा? तो कुछ भी नहीं, आपको यहां पर -11 लिखना है ना, और यहाँ 3 बचा था, 6 में से 3 बचा था, 3, 9 और 6 3 बचा था, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 8, माइनस का 8। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या है, आपको हमेशा प्रोसीजर अपनाना है। मान लो कोई इसकी वैल्यू ऐसे लिख दे, इफ ये वैल्यू 8 है तो सब कुछ 8 ही जैसा ही रहेगा, 8 ही रहेगा। मेरी बात समझे? तो ये बहुत सिंपल आसान चीज था, कोई भी कर सकता है इजीली, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में फॉर्मूला बनाना। क्या बनाना? फॉर्मूला, टू मेक अ फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन ड्राइव करना। तो इसमें क्या होता है, इसमें तरीका क्या? तो तरीका देखो, तरीका ये होता है, सुनो, इसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई एक ना सिंपल पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हो, जो लटका होता है ऐसे ऐसे घड़ी के नीचे, पेंडुलम। तो बोलेगा भाई एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है ना, लेंथ, वो लेंथ है L और मास है M। अब आपको पता है एक पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम अपनी जगह से चलता है, जाता है, फिर आता है, जाता है और आता है। तो मान लो मैंने कहा कि पेंडुलम मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, मैं कहता हूं कि पेंडुलम मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से, तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा आगे और फिर लौटेगा। तो यहां पर जब लौट के आएगा, तो लौट के आएगा तो उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, कि कितनी देर बाद वो लौट के आ रहा है। एक चक्कर के टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोला मैंने? एक चक्कर के टाइम को हम टाइम पीरियड। जैसे मैंने कहा देखो, जैसे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां लौट आया, तो ये जो टाइम लगा, मान लो टाइम लगा 2 सेकेंड, तो मैं कहूंगा मेरा टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड इज द टाइम फॉर 1 चक्कर। क्या बोला मैंने बेटा? टाइम पीरियड इज द टाइम ऑफ 1 साइकिल, 1 चक्कर। तो अब एग्जाम में पता क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई एक पेंडुलम है, पेंडुलम, और जो पेंडुलम का टाइम है ना, टाइम, वो टाइम डिपेंड करता है लेंथ पर, टाइम डिपेंड करता है मास पर, टाइम डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, एक्सेलरेशन पर ड्यू टू ग्रेविटी पे। ऐसा आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं आपको भी दिखाऊंगा, एनसीईआरटी से दिखाऊंगा एक क्वेश्चन, और बाकी आपको अपने स्टाइल में क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे अच्छे। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का, जो भी टाइम पीरियड है, वो इसके लेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे हम कहते हैं फोर्स, मान लो फोर्स का फॉर्मूला है तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, पढ़ा आप लोगों ने? वैसे आपने पढ़ा होगा v² - u² 2as। तो हम ऐसे कहते हैं कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है। वैसे जो वेलोसिटी है वो इन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। तो वैसे ही आपको एग्जाम में ये लिखाएगा ऐसे स्टोरी के फॉर्म में कि जो टाइम है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। टाइम, ये जो साइन है, ये साइन, ये जो साइन है, इसे डिपेंड का साइन है, इसको डिपेंड भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है साइन का, ये साइन है, साइन का एक और नाम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या सिर्फ प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, सिर्फ प्रोपोर्शनल बोलो अभी। तो साइन का मतलब है प्रोपोर्शनल या फिर डिपेंड। डिपेंड यानी कि टाइम लेंथ पर डिपेंड करेगा, टाइम मास पे डिपेंड करेगा, टाइम एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, ऐसी ऐसी बातें बोलेगा वो। और आपसे बोलेगा कि तुम इसका फॉर्मूला बनाओ। अब एक टाइम का फॉर्मूला दो मुझे, यानी फॉर्मूला में क्या, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। तो पता हम कैसे बनाते हैं फॉर्मूला? हम ना देखो, किसी भी फॉर्मूले के अंदर ना पावर्स आती है। जैसे मैंने कहा स्पीड है तो v² - u² 2as, पावर है कि नहीं है? वैसे ही जब हम कोई भी फॉर्मूला बनाएंगे ना, तो हमें पावर पता नहीं होगा पहले से, नया फॉर्मूला बन रहा है, तो पावर आपको खुद से मानना है। ए, बी और एक्सेलरेशन को मैं ए बोल रहा हूं फिलहाल के लिए, एक्सेलरेशन को मैं ए बोल रहा हूं, नहीं ए नहीं बोलेंगे, एक्सेलरेशन को हम जी बोल रहे हैं, ठीक है बेटा? एक्सेलरेशन को हम जी बोल रहे हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सुना आप लोगों ने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात थोड़ी है। तो हम ना इसको प्यार से बोला करेंगे सी। तो जो टाइम है
वो लेंथ की पावर ए पे डिपेंड करता है, मास की पावर बी पे और ग्रेविटी की पावर सी पे। पावर हमने खुद से माना है, अभी क्वेश्चन कैसा आएगा बाद में सीखेंगे, पहले करना सीखते हैं। तो जब आपको ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ सेम टू सेम, अब आपको करना कैसे होता है, सॉल्यूशन ऐसे करना होता है। देखो आपको बोलना होता है कि अगर मैं उन सबको कंबाइन करूं तो कंबाइन करने से पता क्या होगा, जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, मास लेंथ की पावर ए आएगी, लेंथ की पावर ए, मास की पावर बी और जी की पावर सी, सबको कंबाइन कर दिया ना एक साथ हमने। फिर हम बोलेंगे देखो यहां पर ना एक कांस्टेंट आएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, पता है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर यहां पर एक कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट याद है आपको, रेजिस्टेंस, याद है आप लोगों को, ओम्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर एक कांस्टेंट आता है। तो वही हमने कहा कि यहां पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन है तो यहां पर एक कांस्टेंट भी आएगा, जो कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे हम के। तो के लेंथ की पावर ए, मास की पावर बी और जी की पावर सी। टाइम इज इक्वल टू के कांस्टेंट, लेंथ की पावर ए, मास की पावर बी और जी की पावर सी। अब इन सब को हम ऐसे करके इसको बोल देंगे, ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। फॉर्मूला यही है, बस इतना ही करना होता है। अब बस ए बी सी हमें नहीं पता, तो इसके लिए हम ट्रिक लगाएंगे। पता है ट्रिक क्या है, कि अगर यहां पर आम लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आम, तो इसके सामने भी क्या लिखा होना चाहिए, आम, क्योंकि आम के आगे ही आम होता है। तो हमने कहा भैया ये वाला बंदा भी आम होगा। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोले सिंपल सी भाषा में कि इधर का अगर हम बात करें तो टाइम है, टाइम, इसकी डायमेंशन की बात करें तो मास नहीं होगा, यहाँ मास जीरो होगा, डिस्टेंस भी जीरो होगा, पर टाइम की पावर 1 है, दिख रहा है आपको, इधर टाइम में मास नहीं होता, लेंथ नहीं होता। अब यहां की बात करें तो कांस्टेंट की डायमेंशन होती नहीं है, कांस्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट को बाहर में जाए, ये तो था भी नहीं है, तो इसकी वजह से आया है। तो हम बोलेंगे लेंथ एल की पावर ए, मास की पावर बी, और ये है एक्सेलरेशन है, क्या ये एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मैंने आपको याद करवाया होगा एल टी माइनस टू, याद है क्या, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू होता है, पता है। तो हम बोलेंगे ये एक्सेलरेशन था हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हो जाएगा एल टी माइनस टू की पावर सी। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बस वेट करते रहो। तो ये हो गया मास की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, और इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ क्या चल रहा है बताओ, एल की पावर ए प्लस सी। बोलो सबको समझ में आया, एक तो ए यहां पर है और ये एल की पावर सी भी तो है यहां पे, तो बेस सेम पावर ऐड, फिर यहां मास का पावर बी है और यहां पर टी की पावर -2 इंटू सी, -2 सी, समझ में आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड साइड में अगर आम है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आम हम मान के करेंगे काम। कहने का मतलब कि आप देखो, अब हम बोलेंगे देखो भैया अगर ये आम है तो ये भी क्या होगा, आम, यानी यहां पर मास की पावर 0 है और यहां मास की पावर b है, तो b इक्वल टू 0 आ गया। बोलो किसको दर्द हुआ, किसी को दिक्कत हुई बताओ। अगर यहां b हमारा m की पावर b है प्यारे बच्चों, तो यहां m की पावर 0 है, तो b इक्वल टू, अब a प्लस सी की बात करते हैं, a प्लस सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि l की पावर a प्लस सी और l की पावर क्या है 0, तो आम इक्वल टू आम वाले कॉन्सेप्ट से। फिर यहां पर -2c है प्यारे बच्चों, और यहां पर क्या है 1, तो c कितना हो गया, -1/2। अगर c 1/2 हो गया तो c को लिख दो -1/2 इक्वल टू 0। यहां पर c की वैल्यू पुट कर दी ना, c -1/2 है, यहां पुट कर दिया मैंने c को -1/2, तो a आ गया 1/2। तो हमारे को a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया, a b c। तो हम कुछ नहीं, वो हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसके अंदर जाके हम पुट कर देंगे, तो इसके अंदर जाके हम पुट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा टाइम इज इक्वल टू के एल की पावर ए कितना था, a 1/2, तो एल की पावर 1/2, फिर m की पावर b, और b क्या है 0, तो m तो हट गया, क्योंकि b है ना 0 आ गया, m हट गया, तो g की पावर c, और c कितना आया, c आया आपको -1/2, तो g की पावर c लिख देंगे हम प्यारे बच्चों, तो g की पावर c यानी कि -1/2। तो टाइम पता है क्या आ गया, टाइम आ गया k, ये l का 1/2 और ये -1/2 नीचे आके प्लस का 1/2 हो जाएगा,
ये समझे, -1/2 नीचे आके प्लस का 1/2। आप चाहो तो रूट भी लगा सकते हो, एक कांस्टेंट एल और जी और दोनों की पावर 1/2 है तो दोनों पे रूट आ जाएगा। तो यही टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। देखा देखा लग रहा है आपको? लग रहा है देखा देखा? नहीं लग रहा, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये भी आपने क्या सीखा, आपने आपको सिर्फ 2% ही आना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, ये आपको सिर्फ 2% आना चाहिए। फिर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे 5, 6, 10 बार प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगा। अभी पैटर्न को नोट कर लो कि करते कैसे। दिस इज द पैटर्न, फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें, अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, एक बार और मैं इसको करा रहा हूं। अब हम रिटन फॉर्म में देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा है, फिर इसकी लिमिटेशन देखेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, कोई भी बुक ले लो, रेफरेंस बुक या एनसीईआरटी ले लो, या फिर कोई भी बुक ले लो, या कोई भी मतलब गूगल पे लिख लो क्लास 11 इस चैप्टर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहीं से प्रैक्टिस करोगे आप पे डिपेंड करता है। तरीका मैं समझा रहा हूँ, देखो तरीका ये है कि लिखा है एक पेंडुलम है हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक पेंडुलम है, देखो ये हमारा एक पेंडुलम है, पेंडुलम। और एक पेंडुलम क्या होता है सबको पता है ना? तो एक पेंडुलम जो लटकता रहता है, तो कह रहे हैं पेंडुलम का एक बॉब, बॉब मतलब ये बॉल, उसका मास m है और स्ट्रिंग का लेंथ है l, ठीक है। तो कह रहा है कि सपोज क्या कह रहा है, ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये ऑसिलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है सपोज करो कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है टाइम, पीरियड का मतलब है, पीरियड का मतलब ऑसिलेशन का मतलब है यहाँ पर टाइम, टाइम की बात कर रहा है कि जो टाइम ऑफ ऑसिलेशन है, क्या है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। देखो जब भी डिपेंड लिखा हो इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, तो हम बोलेंगे टाइम डिपेंड्स, ये डिपेंड्स का साइन होता है अपॉन लेंथ, टाइम डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉब। फिर लिखा है एंड टाइम्स डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन है जिसको हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये इसने बोल दिया। अब ना इसकी हम कुछ पावर्स लगाते हैं खुद से, हमें पावर्स पता नहीं होता, हम खुद से लगाते हैं, ए बी सी आपको लगाना है, ठीक है। फिर आप इन सबको कंबाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ना क्या करना है, आपको ना ड्राइव द एक्सप्रेशन, फॉर्मूला ड्राइव करना है, थर्ड एप्लीकेशन है ये। तो हम ड्राइव कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई जो टाइम होता है वो इन सब की जगह, ये प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, इसकी जगह पर लगाओ कांस्टेंट के, कांस्टेंट क्या लगाओ, के। तो यहां पर कांस्टेंट आ गया के। अब एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, मतलब कुछ नहीं, इन सबको हमने कंबाइन कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और ये कांस्टेंट क्यों आया आपको मैं पहले बता चुका, अभी बता रहा हूं, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब ये है ना, जब भी हम कंबाइन करेंगे ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे के, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती, कुछ वैल्यू होगी, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखो ये हमारा मेन इक्वेशन है, अब हमें ना ए बी सी फाइंड करके यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि ए बी सी हमने खुद माना होता है। तो चलो हम ए बी सी फाइंड करते हैं। तो ए बी सी फाइंड करने का तरीका क्या है, तो ए बी सी फाइंड करने के लिए आप डायमेंशन कंपेयर करोगे, तो हम करेंगे कंपेयरिंग डायमेंशंस, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम बोलेंगे देखो यार लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है सिर्फ, यानी कि मास 0 है, लेंथ 0 है और टाइम 1 है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसके कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, लेंथ की डायमेंशन हो गया एल, तो एल की पावर ए, मास की पावर बी, और जी मतलब एक्सेलरेशन, जी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की पावर जो है यहां पर, एक्सेलरेशन क्या होता है पता है आपको, एक्सेलरेशन इज बेसिकली व्हाट, एल टी माइनस 1, किसी को पता है ना, जो सॉरी एल टी माइनस 2, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन का मैंने एल टी माइनस 2 लिखवाया आपको, तो एल टी माइनस 2 की पावर सी। अब यहां से प्यारे बच्चों अगर आप एक काम करते हो, देखो m0 l0 t1 और यहां पर है la, लेकिन l यहां से भी आएगा, देखो ये c है ना, c, तो ये पावर दो इन दोनों के ऊपर है, तो l के ऊपर c भी है, तो la mb, यहां पर lc और यहां पर 2 माइनस t माइनस 2c, जो c है l पे भी लगेगा और 2 पर भी लगेगा। अच्छा फिर अगली बार क्या बोलेंगे, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम डायमेंशन कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखो यहां पर पहले ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ,
कि यहाँ पर L है A और C, A प्लस C, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर MB है और T है -2C, बस मैंने L को 1 बना दिया, बेस सेम पावर ऐड कर दिया। यहां देखोगे तो M0 L0 T1 है। अच्छा, अब हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A प्लस C 0 के बराबर मिलेगा, तो हम बोलेंगे A प्लस C इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, देखो क्योंकि ये L की पावर 0 है, ये L की पावर A प्लस C है, क्योंकि हमें ABCD तो निकालना होता है मेन। अब देखो यहाँ M की पावर B है, यहाँ पर M की पावर क्या है 0, तो B की वैल्यू 0 आ गई, B की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ देखो T की पावर 1 है, यहाँ पर है -2C, तो -2C 1 के बराबर, तो C आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पर पुट कर सकते हो आप, देखो C आ गया -1/2 इक्वल टू 0, तो A कितना आ जाएगा, उधर चला जाके +1/2, तो A 1/2 आ गया, C -1/2 आ गया, B 0 आ गया, B 0 आ गया, तो आपको इसमें पुट कर देना है बस। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, और L की पावर A है हमारा 1/2, तो L की पावर 1/2, फिर M की पावर 0, M की पावर 0 क्योंकि B 0 है ना, और फिर G की पावर C जो कि है -1/2। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा, देखो कांस्टेंट उसको K छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये L की पावर 1/2 और ये M0 खत्म हो जाएगा, और ये G की पावर -1/2 नीचे आ जाएगा। देखो माइनस नीचे आने का मतलब प्लस हो जाना है ना। फिर यहां से हम क्या करेंगे, देखो टाइम इज इक्वल टू K, ये भी रूट है ये भी रूट है, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो रूट L/G। और एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि जो K की वैल्यू 6 पाई होता है, कितना होता है 6 पाई, कांस्टेंट सॉरी 2 पाई, आई एम सॉरी, कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 पाई। तो ये फॉर्मूला होता है जो हम ड्राइव कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G। तो बहुत सिंपल है, आपको सबको कंबाइन करना है, ABCD निकालना है, पुट करना है, और 99% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, इसे नोट कर लो एक बार और अच्छे से। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन ये है कि हमें ना फॉर्मूला निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पता, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुनो कि एक सर्कल में जब कोई घूमता है ना, तो सेंटर की तरफ, सर्कल में सेंटर की तरफ इस तरफ एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये सब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो ऐसे दे रखा है इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन है कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर फोर्स, एक फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस ऑफ सर्कल r है। तो हम बोलेंगे देखो भैया, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए कहते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, या फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, फोर्स डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन रेडियस। कि भैया जो फोर्स है वो मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तीनों इसमें दिया हुआ है। और कह रहा है कांस्टेंट की वैल्यू आपको 1 लेना है। ठीक है, उसने बता दिया, अच्छी बात है। तो हमारा स्टेप क्या होता है कि जो जो चीज दिया उसको हम ऐसे लिख देंगे, फिर पावर क्या लगा देंगे, A B C, फिर क्या करेंगे बताओ, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, कांस्टेंट आएगा MA, वेलोसिटी B, रेडियस C। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कांस्टेंट की वैल्यू उसने हटा दिया, कांस्टेंट तो उसने हटा दिया ना, चलो सब कुछ छोड़ो, ये आपका फॉर्मूला हो गया मेन। अब आपको ABC निकालना है, क्या निकालना है, तो ABC कैसे निकालते हैं, ABC कंपेरिजिंग डायमेंशन को कंपेयर करेंगे कैसे, इस तरफ क्या है लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स, तो फोर्स क्या होता है M/L/T-2, M1 L1 T-2, और इस तरफ क्या है बताओ, इस तरफ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं हमें। मास कितना होगा M की पावर A, वेलोसिटी क्या होता है LT-1, तो वेलोसिटी की पावर B यानी कि LT-1 की पावर B, और यहां पर रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ की पावर C, रेडियस मतलब डिस्टेंस की पावर C, तो यहां पर MA है। देखो LB आएगा यहां से, और T-1 है तो -B हो जाएगा, और यहां पर L है C, तो पहले इनको एक बनाएंगे। एक कैसे बनाएंगे बताओ, MA, LB और LC है तो LB + C, और T-B चल ही रहा है, और इस तरफ क्या है बताओ, M1 L1 T-2। तो आपको पावर कंपैरिजन करना होता है बेटा,
पावर कंपैरिजन कैसे करोगे बताओ? आप बोलोगे यार यहाँ पर m है a, यहाँ m है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। सर मजा आ गया, ठीक है। यहाँ पर l है b प्लस c, और यहाँ पे l कितना है? 1, तो b प्लस सी 1 के बराबर हो गया। क्या बात है सर। यहाँ पर है t का -2, यहाँ कितना है t बताओ? -b, तो b जो माइनस का b है वो -2 के बराबर हो जाएगा ना। माइनस का b -2 के बराबर, t की पावर कंपैरिजन करो तो -2, तो यहां से b आ गया 2, माइनस माइनस करके b आ गया 2, और a है 1, तो यहां पर 2 पुट कर देंगे b की जगह पे, तो c कितना आ गया? c आ गया -1। तो आपका a 1 है, c -1 है, b है 2, तो यहां पुट कर देंगे सारा हम, तो टाइम आ गया हमारा। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 1, तो खत्म हो गया। m की पावर a है आपका 1, v की पावर b जो कि है 2, और r की पावर c जो कि है -1, तो ये आ गया, सॉरी फोर्स आ गया आपका। फोर्स इक्वल टू m1 v2 r -1, मतलब नीचे आ जाएगा r, तो mv²r होता है फॉर्मूला। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। तो पावर आप कंपैरिजन कर सकते हो इजीली, ठीक है। दिस इज द टॉपिक, हमने इजीली कर लिया, कुछ करना थोड़ी होता है इन सब में। तो फाइनली प्यारे बच्चों हम पहुंच गए हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब कि भाई क्या लिमिटेशन है इसकी, मतलब लिमिटेशन मतलब ये कहां कहां फेल होता है, यही एंड ऑफ टॉपिक है हमारा, ठीक है ना, चैप्टर है। तो देखो जो डायमेंशन का मेथड है इसके बहुत सारे फायदे तो है पर कुछ घाटे भी है, कि दिस मेथड डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। हम कहते हैं भाई के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट के है, पर के बारे में कभी हम लिख रहे हैं 1, कभी लिख रहे हैं हम कितना 6 पाई, कभी लिख रहे हैं हम 2 पाई, तो के बारे में कुछ अभी नहीं पता इसको। दूसरा, फेल्स व्हेन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? MLT 3 के लिए पढ़ रहे, कभी 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता ये। फेल्स व्हेन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व, अगर मोर देन 3 कुछ हुआ तो ये फेल हो जाएगा। आगे क्या है? फेल इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा क्या डायमेंशन में? नहीं। एक्सपोनेंशियल भी नहीं पढ़ा, लॉगरिथम भी नहीं पढ़ा, तो इन सभी फंक्शंस के लिए ना फॉर्मूला ड्राइव नहीं हो पाता, फेल हो जाता है ये। फेल इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, ये आपने सुना भी नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री भले ही सुना होगा, एक्सपोनेंशियल सुना है? नहीं। लॉगरिथम सुना है? नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया, मान लो किसी फॉर्मूला में tan थीटा आ रहा है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला ये ड्राइव नहीं कर पाएंगे हम इससे। मान लो किसी में e की पावर x आ रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और log मतलब log, जैसे log 10, log x, log 10, तो भूल जाओ, बस लिख लो, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आएगा, तो बस पुट कर, ये याद करके चले आना। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। आप खूब रिवाइज करो, खूब प्रैक्टिस करो। रिवीजन इज, डरना नहीं। देखो पहली बार हम कोई चीज पढ़ते हैं हमें टफ लगता है, पर डरना क्यों है? दोबारा पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत सारा अच्छे से करना है, ठीक है ना।